अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अच्छी जा रही होगी आपकी ट्रेडिंग। अच्छा जी, मेरा नाम है समर और वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज जो है ना, मैं आपको अपने ट्रेडिंग के रूल्स बताने वाला हूँ कि मैं अपने ट्रेड एक किस तरीके से लेता हूँ और मैं उसके अंदर कितने रूल्स वगैरह देख के, कितने कन्फर्मेशन देख के प्रॉपर अपना एक सेटअप देख कर फिर मैं जो है ना अपनी एक अच्छी जो है ना ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, तो ये सारे एक तो मैंने चीज़ें साथ साथ लिख भी दी हैं और मैं एक एक करके इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी और आपने एक काम लाजमी कर लेना है कि नोट आपने इसके लाजमी बना लेने हैं। नोट्स आप बनाएंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद रहेंगी। ठीक है जी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मैंने अपने रूल्स के अंदर रूल नंबर 1 सबसे पहले क्या लिखा हुआ है देखें। एक चीज़ देख लें, मैं सिर्फ गोल्ड के अंदर ज़्यादा ट्रेड करता हूँ और गोल्ड के अंदर भी सिर्फ बाइंग की ट्रेड करता हूँ, तो मैं सिर्फ आपको बाई की ही ज़्यादा बताऊंगा। आप उसी को उल्टा करके आप सेल की भी देख सकते हैं। आप किसी भी टोकन के अंदर मतलब करना चाह रहे हैं, करेंसी के अंदर करना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं गोल्ड ट्रेडर हूँ तो मैं ज़्यादा गोल्ड के अंदर ही करता हूँ, तो मैं आपको गोल्ड की ही बताऊंगा कि मैं गोल्ड के अंदर ज़्यादा ट्रेड किस तरह से करता हूँ अपने हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के साथ। तो ये सारे रूल्स होंगे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के। ठीक है जी। अच्छा चलें जी, रूल नंबर 1 मैंने क्या ऐड किया है? रूल नंबर 1 के अंदर मैंने ऐड किया है जी अपना ट्रेंड। ठीक है जी, मैं ट्रेंड को बहुत जो है ना अच्छे तरीके से मतलब देखता हूँ अपने ट्रेड के साथ। ठीक है जी, ये है रोल नंबर 1। अब मैं ट्रेंड को कैसे देखता हूँ? मुझे करनी होती बाइंग, ठीक है। मैं सेल कभी भी निकल करता गोल्ड को, सिर्फ जो है मेरी 95-98% जो ट्रेडिंग होती है ना, ट्रेड्स होती हैं, वो सारी बाई की ही होती हैं। ठीक है जी। रोल नंबर मैंने ऐड किया है 1, वो आप लोगों ने देखना है ट्रेंड। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ? ट्रेंड को बहुत अच्छे तरीके से देखता हूँ और किस किस टाइम फ्रेम का मैं ट्रेंड देखता हूँ वो मैं इधर जो है ना जी लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ H1 का ट्रेंड मेरी फेवर में है, क्योंकि मुझे बाइंग करनी है ना। तो मैं क्या देखूंगा? H1 का ट्रेंड मुझे बुलिश चाहिए होगा। ठीक है, अच्छा मेरी राइटिंग थोड़ी सी ठीक नहीं है तो आपने मैजिक कर लेना ये सब कुछ। अच्छा, रोल नंबर 1 पे मैंने क्या देखना है? रोल नंबर 1 पे मैं देखता हूँ जी अपने ट्रेड के अंदर H1 का ट्रेंड मेरे लिए बुलिश होना चाहिए, तभी मेरा सेटअप जो है ना अच्छा वर्क करेगा। ठीक है जी, ये है रोल नंबर 1। H1 के साथ किसको अलाइन करता हूँ मैं? H1 के साथ मैं अलाइन करता हूँ जी M15 को। सॉरी, ये M थोड़ा सा इधर उधर हो गया, इस तरीके से ठीक होगी जी। H1 के साथ मैं अलाइन करता हूँ M15 के टाइम फ्रेम को। ठीक है, अगर H1 का और M15 का ट्रेंड बिल्कुल बुलिश जा रहा है, मतलब अप साइड पे जा रहा है, बाय में जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है मैं क्या करूँगा? मैं बाइंग ही करूँगा। अगर आप सेल के लिए देख रहे हैं तो आपको H1 और M15 का ट्रेंड सेल के लिए होगा, तो मतलब आप इसी सेटअप को आप यूज़ करके सेलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा बाइंग देखता हूँ तो मैं आपको बाइंग का ही बता रहा हूँ। मैं क्या देखता हूँ सबसे पहले अपने ट्रेड लाइन से पहले मैं क्या देखता हूँ? सबसे पहले मेरे रूल के अंदर क्या है? रूल नंबर 1 है H1 और M15, ये दोनों अलाइन होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर H1 का ट्रेंड इस तरह से बुलिश जा रहा है ना, अप साइड में जा रहा है, और M15 का ट्रेंड है डाउन आ रहा है, मतलब सेल आ रहा है, बेरिश हो रहा है, तो मैं वेट करता हूँ। किस चीज़ का मुझे वेट करना है? कि M15 अपना एक दफ़ा प्रॉपर चेंज ऑफ करेक्टर करे, मोमेंट प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जब H1 का, इसको मैं बोलता हूँ बड़ा एरो, ठीक है, बड़ा एरो मेरा पहले बुलिश था, और ये जो छोटा एरो ना ये M15 का, जब ये भी प्रॉपर H1 के साथ अलाइन हो जाएगा तो मैं अपनी बाइंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। जब H1 और M15 के ट्रेंड में डिफरेंस आ रहा है, अगर एक लो सपोज देख लें H1 का ट्रेंड बुलिश है और M15 का ट्रेंड जो है वो बेरिश आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा? मैं वेट करूँगा, मैं अपनी बाइंग की पोजीशन कोई भी ओपन नहीं करता। ठीक है, ये है मेरा रोल नंबर 1। ठीक है जी, दोबारा मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ? H1 का ट्रेंड मेरे पास बिल्कुल ही क्लियरली बुलिश होना चाहिए जी। ठीक है, मुझे बाइंग करने हैं, तो ये मैं लाजमी है ये मेरे पास बुलिश हो। रूल नंबर 2 मेरे पास है जी, इसी के साथ अलाइन करना है कि M15 भी मेरे पास अप डायरेक्शन में हो, तभी मेरा सेटअप जो है ना अच्छा वर्क करेगा। ठीक होगा जी, ये है रोल नंबर 1 के अंदर मैंने दो चीज़ें अपने लिए ऐड की हुई हैं कि जब तक H1 और M15 का ट्रेंड बिल्कुल बुलिश डायरेक्शन में जा रहा है, तब तक मैं बाइंग की ट्रेड्स
देखता हूँ। ठीक है, आगे टाइम फ्रेम की भी बात करते हैं कि किस टाइम फ्रेम में बाइंग देखता हूँ, लेवल किस टाइम फ्रेम को होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर M15 का ट्रेंड डाउन है तो मैं वेट करूंगा कि दोनों अलाइन हो जाएं, तभी मैं अपनी बाइंग की रेट दोबारा स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ये है रोल नंबर 1। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि H1 और M15 का ट्रेंड अपने सेटअप के लिए अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रोल नंबर 2 पे मैंने ऐड की है जी लिक्विडिटी। ठीक है, अच्छा इसको मैं ऊपर वाले को काटता हूँ। ये हो गया। रोल नंबर 1 मैंने आपको समझा दी ट्रेंड का, H1 M15 बुलिश होना चाहिए। अब बात करते हैं रोल नंबर 2 पे। रोल नंबर 2 के अंदर मैंने LQ लिखा है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसमें मैं देखता हूँ लिक्विडिटी। LQ लिक्विडिटी के अंदर मैं किस तरह की लिक्विडिटी देखता हूँ, कैसे कैसे मैं लिक्विडिटी अपने चार्ट के ऊपर मार्क करता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ जी अपने ट्रेड के अंदर डे 1 की कैंडल की लिक्विडिटी। ठीक है, मैं देखता हूँ कि कल का दिन कैसे क्लोज हुआ था। ठीक है जी, लेट्स सपोज ये मैं कैंडल बना देता हूँ इस तरीके से, रेड बने या ग्रीन बने कैंडल से मुझे नहीं है। मैं देखता हूँ कि वो कैंडल किस तरह की है, मैं उसका हाई, ठीक है, और उसका लो, ये दोनों मार्क करके रखता हूँ लिक्विडिटी के लिए। ठीक है, अगर डे 1 कल के दिन का मुझे हाई लो स्वीप होकर कुछ आइटम मिल रहा है तो मैं बाइंग करके अपने डे 1 के हाई को जो है ना टारगेट करता हूँ। मैं ज़्यादा बाइंग करता हूँ तो मैं बाई ही बोलूँगा। ठीक है, मैं देखता हूँ कि अगर आज का दिन जो ओपन हुआ है मार्केट, वो क्या करती, इसका लो वगैरह इधर जब स्वीप होता है ना इस तरीके से, लो स्वीप करके अगर इसके लो स्वीप पे ही मुझे कुछ सेटअप मिल रहा है, नीचे मेरा कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बाय ही करता हूँ। ठीक है जी, एक तो मैं ये लिक्विडिटी देखता हूँ डे 1 की लिक्विडिटी। ठीक है, डे 1 की कैंडल की लिक्विडिटी। एक लिक्विडिटी मैं देखता हूँ जी ये कैंडल की लिक्विडिटी, और आगे मैं लिक्विडिटी देखता हूँ। इसी के साथ साथ एक मैं इधर बनी रहना देता हूँ ताकि आपके माइंड में रहे ये कैंडल। ठीक है जी, एक लिक्विडिटी में देखता हूँ जी डे 1 की कैंडल हाई और कैंडल की लो। हाई तो छोड़ दें, बस लो देखें क्योंकि लो स्वीप करवा के मुझे बाइंग चाहिए होती है। ठीक है जी, और उसके आगे मैं लिक्विडिटी कौन सी देखता हूँ, उसके आगे मैं लिक्विडिटी देखता हूँ जी किसी ना किसी स्विंग की लिक्विडिटी। ठीक है, स्विंग की लिक्विडिटी मैं देखता हूँ। पता नहीं स्विंग कैसी मैंने लिख दी है, फालतू फालतू वाली। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप। मैं देखता हूँ किसी ना किसी स्विंग की लिक्विडिटी मेरे पास होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ये मेरे रूल के अंदर ऐड हैं चीज़ें सारी, ये मैं सारे रूल ऐड करूंगा तभी मेरा एक प्रॉपर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनेगा। अगर कोई रूल मिस हो रहा है तो मैं सेटअप को छोड़ देना अच्छा समझता हूँ। ठीक है जी, अच्छा, या तो मेरे पास डे 1 के कैंडल की लिक्विडिटी होनी चाहिए, या तो मेरे पास किसी न किसी स्विंग की लिक्विडिटी होनी चाहिए, या फिर मेरे पास उसके अलावा लिक्विडिटी होनी चाहिए। कन्फर्म जो होता है ना हमारा, कन्फर्म होता है हमारा, क्या होता है कन्फर्म हायर लो, ये वाला पॉइंट। ठीक है जी, या फिर मेरे पास कंफर्म हायर लो की लिक्विडिटी होनी चाहिए, या किसी स्विंग की लिक्विडिटी होनी चाहिए, या फिर किसी कंफर्म हायर लो की लिक्विडिटी होनी चाहिए। इनमें से जो भी मुझे मिल जाए, डे 1 की लिक्विडिटी मिल जाए तो भी मेरा वेरी गुड है, रूल पूरे हैं। मुझे किसी स्विंग की लिक्विडिटी मिल जाए, वेरी गुड है, मेरे रूल पूरे हो गए। या फिर मुझे किसी हायर लो की लिक्विडिटी मिल जाए तो भी वेरी गुड है, मेरे रूल जो है वो पूरे हैं। ठीक है, ये है मेरे पास कितनी चीज़ें लिक्विड डे 1 की एक कन्फर्मेशन देती है, ये दूसरी मिल जाती है, तीसरी। तीन तरह की ये लिक्विडिटी में देखता हूँ, स्विंग की, या कंफर्म हायर लो की, या फिर डे 1 की कैंडल की, जो लो स्वीप करके अगर मुझे कोई इधर सेटअप मिलता है तो मैं उसको बाइंग करता हूँ। ठीक है जी, इसके बाद मैं लिक्विडिटी कौन सी देखता हूँ, इसके बाद मैं लिक्विडिटी देखता हूँ इक्वल लोज, जो मेरे के लिए बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। सपोज मार्केट इस तरीके से अप ट्रेंड में जा रही है, इधर मार्केट इक्वल लोज बना के इस तरह से जाती है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ये स्विंग भी बनती है ना, तो ये मेरे पास इक्वल लोज है इस तरीके से। ये एक लो नीचे है और एक ये वाला लो थोड़ा सा ऊपर है। मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी भी पेंडिंग की हुई है और इसकी लिक्विडिटी भी पेंडिंग की हुई है। ठीक है, तो मैं क्या देखूंगा, इधर मार्केट आए, इन इक्वल लोज की लिक्विडिटी ले, और इधर मुझे अगर मेरा सेटअप बनेगा तो मैं उसको ट्रेड करता हूँ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप समझ के।
ठीक है जी। तो कितनी किस्म की मैंने आपको लिक्विडिटी बता दी, कैंडल की बता दी, इक्वल लोज की बता दी, स्विंग की बता दी, और हायर लो की लिक्विडिटी बता दी। ये मेरे सेटअप के अंदर लिक्विडिटी होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लिक्विडिटी नहीं है तो अगर मेरा सेटअप बन रहा है तो मैं इसको ट्रेड नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे रूल उसके अंदर पूरे नहीं हो रहे हैं। ठीक होगा जी। अच्छा, आगे हम बात करते हैं अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी उम्मीद आपने नोट की है। नोट आपने साथ साथ लाजमी बनाने हैं, लाजमी बनाने नोट। अच्छा, एक सॉरी मैं भूल गया आपको बताना, एक मैं देखता हूँ सेशन लिक्विडिटी। ठीक है, सेशन किसकी? एशिया सेशन की लिक्विडिटी में देखता हूँ। वो एक हमने इंडिकेटर लगाया होता है, मार्केट उसके ऊपर नीचे घूमते इस तरीके से। तो जब वो दिन 11 या 12 बजे क्लोज हो जाते ना इधर, और जब मार्केट इसके आगे स्टार्ट हो जाती है दिन 12 बजे के बाद, आजकल मेरे ख्याल है 12 बजे क्लोज हो रहा है, कन्फर्म नहीं मैंने देखा टाइम उसका, और इसके लो को स्वीप करने के बाद अगर मेरा सेटअप बनता है तो मैं उसको ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप समझता हूँ। ठीक है, तो एक मैं ये लिक्विडिटी देखता हूँ, डे वन की लिक्विडिटी देखता हूँ, इक्वल लोज की लिक्विडिटी देखता हूँ, कन्फर्म हायर लो की लिक्विडिटी देखता हूँ, और मैं क्या देखता हूँ, एक स्विंग की लिक्विडिटी देखता हूँ। मेरे पास ये लिक्विडिटी होना बहुत ही इंतहाई ज़रूरी है। अगर ये मेरे पास लिक्विडिटी किसी भी जगह की, मुझे एक भी जगह इनमें से एक जगह की लिक्विडिटी मिल रही है तो मेरे लिए हाई प्रोबेबिलिटी जगह है वो बाइंग करने के लिए। अच्छा, ये होगी लिक्विडिटी की बात। आगे मैं देखता हूँ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को। ठीक है जी। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर मैं क्या क्या देखता हूँ? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर मैं देखता हूँ ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, ओ बी, इस तरीके से। ठीक है जी। ऑर्डर ब्लॉक के बाद मैं क्या देखता हूँ? वैलिड ऑर्डर ब्लॉक देखता हूँ मैं। ठीक है, मेरा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक कभी भी नहीं होना चाहिए, मैं उसको मार्क भी नहीं करता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक के बाद मैं क्या देखता हूँ? ऑर्डर ब्लॉक के बाद मैं देख लेता हूँ मेरे पास कोई ना कोई एफ वी जी होना ज़रूरी है, जिसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ठीक है, एफ वी जी के बाद मेरे पास और क्या हो सकता है? एफ वी जी के बाद मेरे पास हो सकता है कोई भी बी पी आर। ठीक है जी। ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए मुझे, वेरी गुड है। एफ वी जी मिल जाए, वेरी गुड है। बी पी आर मिल जाए, वेरी गुड है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर मैं इन तीन ही चीज़ों को देखता हूँ। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, ठीक होगा, चल जाएगा काम। एफ जी मिलेगा तो भी चल जाएगा, बी पी आर मिलेगा तो भी चल जाएगा। इनमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? इनमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये, अगर दोनों है ना आपके पास, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक और फिर वैल्यू गैप आपके पास एक ही जगह पे आ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी जोन है। ठीक है, एक मैं इस तरीके से देखता हूँ ऑर्डर ब्लॉक एफ को, और एक मल्टीपल अगर टाइम फ्रेम के अंदर मेरे पास आ रहा है ना, लेट्स सपोज H1 के अंदर मैंने जोन मार्क किया, ठीक है जी, और उसी जोन के अंदर M30 में भी मेरे पास एक जोन निकल के आ रहा है, उसी जोन के अंदर M15 के अंदर भी एक जोन निकल के आ रहा है मेरे पास, तो उस जोन को मैं सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी जोन बोलता हूँ। ठीक है जी। दोबारा बताता हूँ मैं आपको, अगर आपके पास ऑर्डर ब्लॉक और फिर वैल्यू गैप इकट्ठे आ रहे हैं, मतलब एक ही जगह पे आ रहे हैं ना दोनों, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक फिर वैल्यू गैप एक ही जगह पे है, तो वो हाई प्रोबेबिलिटी जोन है। अलग अलग भी आ रहे हैं ना, अकेला आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, अकेला फेयर वैल्यू गैप मिल गया, अकेला बीपीआर मिल गया, तो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका चलेगा। और उनको मैं और ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी कैसे कर लेता हूँ? अगर लेट्स सपोज H1 में भी जोन निकला, उसी जोन के अंदर M30 में भी जोन निकल आया, उसी जोन के अंदर M15 में भी जोन निकल आया, अगर दो या तीन टाइम फ्रेम का मेरे पास जोन एक ही जोन के अंदर आ रहे हैं, तीन टाइम फ्रेम के जोन निकल के आ रहे हैं एक ही जोन के अंदर, तो वो जोन मेरे पास रहेगा सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उस जोन को मैं क्या बोलता हूँ? हाई प्रोबेबिलिटी। वो मेरे पास बहुत ही अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है अपना बाइंग करने के लिए। ठीक है, ये एंड पे सारी चीज़ें मिक्स करके मैं बताता हूँ कि मैं प्रॉपर ट्रेड किस तरह से करनी है, ये सारी चीज़ें। ठीक है जी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बताता हूँ कि मैं किस किस टाइम फ्रेम का मार्क करता हूँ इनमें से। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, फिर गैप, बीपीआर, ये जो भी मुझे मिल जाए तो मैं किस किस टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक जो है ना जी, वो चार्ट अपने पे मार्क करता हूँ। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे अभी हम, मैं किस किस पॉइंट टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक एफ जी बी पी आर मार्क करता हूँ? जो मेरे पास लेवल मार्किंग होती है ना, वो होती है M15 की। ठीक है जी, M15 की लेवल मार्किंग करता हूँ। M5, M3, M1 में मैं लेवल मार्किंग नहीं करता। ठीक है, या फिर मेरे पास लेवल मार्किंग होती है M30 की। ठीक है जी, सॉरी,
M30 की, या फिर मेरे पास लेवल मार्किंग होती है H1 की, या फिर मेरे पास लेवल मार्किंग होती है H4 की, और या फिर होती है डे 1 का कोई ऑर्डर ब्लॉक या कोई फेल गया, 50 से मिल गया तो मैं वो मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे लेवल्स टाइम फ्रेम है। अब इनके अंदर मैंने और भी चेंजिंग की हुई है कि मैं सेटअप अपना किस टाइम फ्रेम में देखता हूँ। ठीक है, वो भी इधर ही आपको बता देता हूँ ताकि आपका वो क्लियर हो जाए। अच्छा, लेवल मार्किंग मेरे पास होती है M15 की, मैं कर लेता हूँ, या M30 की करता हूँ, या H1 में, या H4, या डे 1 में। ठीक है, ये मेरे हैं लेवल मार्किंग। इनमें अब देखिए, मैं कुछ स्विंग ट्रेड्स भी करता हूँ। ठीक है, 1-2 वीक उसको चलाना भी पड़ जाता है, 2-4 दिन, 1 मंथ तक उसको होल्ड भी करना पड़ जाता है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। लेट्स सपोज मैं आज ट्रेड करना चाहूँ तो मैं किसको देखता हूँ, M15, M30, H1। ठीक है, यहाँ तक मैं एक दायरा लगा देता हूँ इसके अंदर। यहाँ तक मैं क्यों देखता हूँ, इधर इधर। ठीक है, ये जो दो टाइम फ्रेम है ना, इनको मैं देखता हूँ थोड़ी सी स्विंग ट्रेड के लिए। ठीक है, स्विंग पता नहीं कैसा लिखा है मैंने। ठीक है, H4 और डे 1 को मैं देखता हूँ थोड़ी सी होल्ड करने वाली जो ट्रेड मुझे मिलती है ना, एक अच्छी, मतलब 2-4 हज़ार पिप, 5 हज़ार पिप की। ठीक है, वो जहाँ से मुझे होके आ सकती है। ठीक है, तो मैं वो देखता हूँ इससे बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, वो लेवल मार्किंग मतलब इस टाइम फ्रेम में करता हूँ। सही है जी। H4 में, डे 1 में, ये मेरी होती हैं स्विंग ट्रेड के लेवल, जहाँ से मुझे अच्छी बाइंग मिलती भी काफ़ी दिन बाद है, और टारगेट भी बहुत काफ़ी दिन बाद ही मिलता है। ठीक है, 1-2 वीक आपको ट्रेड होल्ड भी करनी पड़ सकती है। ठीक है, और जो मैं अपने डेली ट्रेड करता हूँ वो मैं देखता हूँ इन लेवल्स पर। मुझे कोई H1 का लेवल मिल जाए, मार्केट उसके आसपास आ गई या आ रही है, ठीक है, वेरी गुड है। M15 का लेवल मुझे मिल गया, मार्केट आसपास आ रही है या आ गई है, वेरी गुड है। या फिर और जल्दी क्या हो सकता है, और जल्दी है M15, जो कि मुझे हर रोज एक ना एक ट्रेड अपना सेटअप तो जरूर कंफर्म मिल जाता है इंशाल्लाह। ठीक है, अगर स्विंग ट्रेड को देखना है मैंने, तो मैं क्या देखता हूँ, H4 डे 1 की लेवल मार्किंग देखता हूँ, करता हूँ। ठीक है, अगर मुझे अपने लाइफ में हर रोज हर दिन ट्रेड करना है तो मैं लेवल मार्किंग किसकी करता हूँ, अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट को देखता हूँ ना। ठीक है, तो वो मैं करता हूँ H1 में, और M30 में, और M15 में। इनमें से किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर मुझे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया तो मेरे पास वो वेरी गुड है, मैं उसको मार्क करके उसी का वेट करता हूँ। जब प्राइस मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आएगी तब मैं आगे देखता हूँ अपना वॉल्यूम कन्फर्मेशन, जो जो भी मेरा सेटअप है, CSD, ऑर्डर फ्लो, वो मैं सारी चीज़ें आगे अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे देखता हूँ। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से पहले अगर मेरा सेटअप बन रहा है तो वो मैं ट्रेड बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, मैं उसको इग्नोर करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे है ही नहीं। हाँ, अगर वो चलता है तो बेशक 1000 पिप चला जाए, मार्केट लेके चली जाए, 2000 पिप लेके चली जाए, लेकिन मैं उसको अपने लिए हाइपर वोल्टेज नहीं समझता। वो वैसे ही है, मतलब मुझे मजा नहीं आता उसमें। जब मेरे प्रॉपर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट आएगी, टैप करेगी, तभी मैं अपनी कंफर्मेशन देखने के बाद, सेटअप देखने के बाद ट्रेड करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक होगी लेवल मार्किंग के, ये स्विंग ट्रेड के लिए, और ये मेरी डेली ट्रेड के लिए, कि मैं डेली हर रोज ट्रेड करना चाहूँ तो मैं इनको देखता हूँ, अगर स्विंग ट्रेड करनी मुझे तो मैं इनको देखता हूँ। ठीक है, अब इन्हीं के अंदर मैं थोड़ी सी टाइम फ्रेम के सेटअप कैसे देखता हूँ वो भी मैं आपको इधर बता देता हूँ जी। ठीक है जी, अगर लेट्स सपोज मैंने मार्क किया हुआ है लेवल M15 का, ठीक है, तो मैं अपना सेटअप किस टाइम फ्रेम में देखता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे ना मैं लिख दूँ, ये है POI। ठीक है जी, POI, इधर मैं लिख देता हूँ टाइम, टाइम इधर लिख देता हूँ जी मैं फ्रेम। पता नहीं कैसा लिख रहा हूँ, मैनेज करना है आप लोगों ने। ठीक है, अच्छा, ये है मेरा टाइम फ्रेम। सॉरी, ये सारा गलत हुआ पड़ा है, अच्छा नहीं नजर आ रहा, मैं हटा रहा हूँ, बता देता हूँ आपको वैसे ही। ये है मेरे POI टाइम फ्रेम। ठीक है, और इधर है मेरा अपना सेटअप, यहाँ लिखा नहीं जा रहा, वैसे मैं बोल देता हूँ, आप अपने नोट्स जो में है ना ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, अगर मेरे पास M15 का लेवल लगा हुआ है, ठीक है, तो मुझे अपने सेटअप की कंफर्मेशन कौन से टाइम फ्रेम में देखनी है, वो मैं देखता हूँ अपने M3 के अंदर। ठीक है, या मैं देखता हूँ M5 के अंदर। किधर हुआ यहाँ तक?
अगर मेरे पास M15 का लेवल लगा हुआ है, अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैंने मार्क किया हुआ है, तो मैं जब मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट आ जाएगी तब मैं चला जाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। छोटे टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करता हूँ मैं? M15 के लेवल के लिए यूज़ करता हूँ मैं M30 को, या फिर यूज़ करता हूँ M3 को, या फिर यूज़ करता हूँ M5 को। अगर इन टाइम फ्रेम के अंदर मेरा सेटअप बन रहा है इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, तो वो मेरे के लिए हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, मैं उसको ट्रेड करता हूँ एक अच्छी रिस्क के साथ। ठीक है। आगे अगर मेरे पास लेवल है M30 का, तो उसके अंदर मैं अपना सेटअप का टाइम फ्रेम जो देख यूज़ करता हूँ, वो मैं देखूंगा M3 में मेरा सेटअप मिल जाए, वेरी गुड है। M5 में मेरा सेटअप मिल जाए, वेरी गुड है। ठीक है। मतलब M15 और M30 का अगर लेवल है मेरे पास, तो उस लेवल के ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर प्राइस अगर मुझे सेटअप बना दे M3, M5 के अंदर अगर मुझे मेरा सेटअप मिल गया, तो मैं उसको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप समझ के अच्छे रिस्क के साथ ट्रेड करता हूँ। ठीक है जी। अगर लेट्स सपोज लेवल है मेरे पास H1 का, तो मैं क्या देखता हूँ, अगर लेवल H1 का है तो पॉइंट ऑफ सॉरी टाइम फ्रेम में किस टाइम फ्रेम में मेरा सेटअप बनता है? सेटअप फिर मैं देखता हूँ जी अपना M5 में। ठीक है जी। M5 में, या फिर M15 में। यार ये ड्राइंग मुझसे अच्छी नहीं होती, तो मैंने आप नहीं करना, ये मैंने आपको पहले ही बताया। अच्छा, अगर लेवल है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे पास से M15 का, तो मैं जब मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट आ जाएगी तो मैं क्या करूंगा, मैं चला जाऊंगा छोटे लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। लोअर टाइम फ्रेम कौन सा? M3, M5। उसमें देखूंगा मेरा सेटअप बन रहा है तो वेरी गुड है, मैं उसको ट्रेड कर लूंगा। सेटअप नहीं बन रहा तो मैं उस ट्रेड को छोड़ दूंगा। मार्केट जिधर जाती जाए, मेरा कंफर्मेशन मेरी प्रॉपर मुझे मिलेगी तो मैं ट्रेड करता हूँ। मेरे लेवल पे कंफर्मेशन नहीं मिल रही इन टाइम फ्रेम के अंदर, तो मैं उसको सेटअप को छोड़ देता हूँ, उस ट्रेड को मतलब छोड़ देता हूँ। लेवल जिधर जाए, मार्केट जिधर जाए, मर्जी है मार्केट की। आगे है M30 का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे पास। जब मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आ जाए तो मैं जाऊंगा M3, M5 में सेम यूज करता हूँ। M15, M30 में मैं जाऊंगा M30, M3, M5 में। अगर वहाँ पे मेरा सेटअप मुझे मिल रहा है तो मैं उसको ट्रेड करूंगा। अगर सेटअप मेरा मुझे नहीं मिल रहा तो मैं इसको इग्नोर करूंगा, बस वेट ही करूंगा किसी नेक्स्ट लेवल पे मार्केट के आने का। नेक्स्ट मैं यूज़ करता हूँ, अगर H1 का सपोज मैंने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया हुआ है, तो मैं जब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट आ गई है, मैं चला जाऊँगा M5 में या M15 में। अगर इन दोनों टाइम फ्रेम के अंदर मेरा सेटअप मुझे मिल गया तो मैं उसको हाई प्रोबेबिलिटी समझ के अच्छे रिस्क के साथ ट्रेड करता हूँ। ठीक है। अगर इन टाइम फ्रेम के अंदर लेवल है, इन टाइम फ्रेम के अंदर आपको सेटअप मिल रहे हैं, तो आप उसको अच्छे रिस्क के साथ ट्रेड कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूँ। रिस्क कितना लेना है एंड पे रिस्क मैनेजमेंट की भी बात करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये है मेरी डेली ट्रेड्स यहाँ तक। ये मैं अपनी डेली ट्रेड में ये लेवल मार्किंग का टाइम फ्रेम और ये सेटअप कन्फर्मेशन का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। ठीक है, ये मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है यहाँ तक। आगे जो स्विंग ट्रेड है वो मैं थोड़ा सा आपको चलें बता देता हूँ साथ साथ। अगर H4 का लेट्स सपोज मैंने लेवल मार्क किए हुए हैं अपने चार्ट के ऊपर, तो अगर H4 का मैंने लेवल मार्क किया हुआ है ना, तो मैं वॉल्यूम की या अपने सेटअप की कंफर्मेशन जो देखता हूँ, वो मेरे पास बननी चाहिए M15 में। ठीक है जी। या फिर वॉल्यूम या जो भी मेरा सेटअप है वो बनना चाहिए M30 के अंदर। ठीक है। तो मैं उसको अच्छे तरीके से बाइंग करके उसी के नीचे एसएल वगैरह जो लगाने होते हैं, तरीका है मेरा, उसके नीचे लगा के एक अच्छी मतलब अपनी ट्रेड को होल्ड करता हूँ मार्केट के हाई तक जाने तक। ये जो भी मेरा टारगेट होता है रिस्क टू रिवॉर्ड, वो आगे थोड़ी सी बात करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको मैं रिस्क कितना लेता हूँ, कितना होल्ड करता हूँ और कैसे मैं अपनी ट्रेड को मैनेज करता हूँ, वो भी थोड़ा सा आगे बात करते हैं। ठीक है। अगर H4 का मेरे पास लेवल लगा हुआ है, तो जब H4 के लेवल पे मार्केट आ गई है तो मैं चला जाऊंगा M15 या M30 में। अगर इधर मुझे मेरा वॉल्यूम या मेरा सेटअप की कन्फर्मेशन मिल रही है तो मैं बाइंग कर लूंगा। अगर मुझे मेरी कन्फर्मेशन नहीं मिल रही तो मैं वेट करूंगा मार्केट का किसी नेक्स्ट लेवल पे आने का। ठीक है। अगर डे 1 का है जी, अगर डे 1 का मैंने लेवल लगाया हुआ है तो मैं देखता हूँ H1 के अंदर अपनी कन्फर्मेशन। ठीक है। अगर डे 1 का मेरे पास लेवल लगा हुआ है, तो जब मार्केट डे 1 के लेवल पे आ गई तो मैं चला जाऊंगा H1 के अंदर। डे 1 और H1 में अगर मुझे वॉल्यूम या मेरा सेटअप मुझे कंफर्म कर रहा है मेरे लेवल के ऊपर आने के बाद,
तो मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। अगर मेरे लेवल के ऊपर प्राइस आके कन्फर्मेशन मुझे H1 के अंदर नहीं दे रही है, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर दे रही है, तो मैं उसको छेड़ूंगा भी नहीं, बाय नहीं करूंगा। डे 1 के साथ H1 की अलाइनमेंट मुझे देखनी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये है मेरी स्विंग ट्रेड का तरीका और ये है मेरी डेली ट्रेड का तरीका। उम्मीद है मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हमने पहले बात की है ट्रेंड की, ठीक है, वो आपको क्लियर हुआ। नंबर 2 पे मैंने ऐड की है लिक्विडिटी, नंबर 3 पे मैंने ऐड की है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अभी तक हमने ये 3 चीज़ें डिस्कस की हैं, ठीक है। तो ये मेरे लेवल मार्किंग के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं और ये मेरे टाइम फ्रेम के होते हैं कि मैं किस टाइम फ्रेम के अंदर जाके अपना सेटअप देख के ट्रेड करता हूँ। अब मैं, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप बिल्कुल ले लें, या फिर मैं इसको रिमूव करता हूँ। आप खुद अपने नोट्स बनाएं और अच्छे तरीके से आप इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। नंबर 1 पे हमने बात कर ली, ट्रेंड हो गया हमारा, लिक्विडिटी हो गई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अब ये इन 3 चीज़ों की पहले थोड़ी सी और डिटेल में बात कर लेते हैं। इन्हीं चीज़ों को मैं मिक्स करके देखता हूँ, ठीक है। अब मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह से मार्क करता हूँ, मैं रैंडम तो नहीं ना मार्क कर लेता कि मुझे एक हाई पे ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है या हाई पे बीपीआर मिल रहा है, एफईडी मिल रहा है, तो मैं वो सारे मार्क करता हूँ। नहीं, इस तरीके से नहीं मैं मार्क करता हूँ। मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कुछ इस तरीके का मार्क करता हूँ जिसके अंदर ही अंदर लिक्विडिटी हो, ठीक है। किसी भी टाइम फ्रेम का, टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ मार्केट इस तरीके से अप ट्रेंड में है ना, और ये रिट्रेसमेंट आई है। रिट्रेसमेंट आने के बाद इस तरीके से एक मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करता हूँ इस वाले तरीके के अंदर कि मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो होना चाहिए ना, मार्केट ने ये वाला हाई ब्रेक किया है, ठीक है, मैं इसको ग्रीन करता हूँ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को। और एक मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखता हूँ इस तरीके का, ठीक है। ये मेरे पास एक कंफर्म स्विंग लगी हुई है, ठीक है जी, ये वाली ये मेरे पास स्विंग है, उसी के नीचे मैं अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करता हूँ, ठीक है। लिक्विडिटी का ऐड होना मेरे मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। अगर मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लिक्विडिटी नहीं आ रही जो मैंने आपको बताई है, तो मैं उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्क नहीं करता, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में ये वाला यूज़ करता हूँ कि कोई भी स्विंग हो, स्विंग के नीचे मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो तो मैं उसको मार्क कर लेता हूँ। आगे और भी एक बनाता हूँ मैं, वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में कैसे देखता हूँ। या फिर मार्केट इस तरीके से जा रही हो, ठीक है, मार्केट ने ये वाला कंफर्म हाई ब्रेक किया ना यहाँ पे, तो इस वे में तो कोई स्विंग नहीं है, कोई लिक्विडिटी नहीं है, तो मैंने आपको पहले क्या बताया, मैं देखता हूँ कंफर्म हायर लो की लिक्विडिटी, ठीक है जी। ये कन्फर्म हायर लो ना, इसको मैं लिक्विडिटी मानता हूँ, ठीक है। और इस हायर लो के नीचे जो ये वाली वेव थी ना, इम्पल्स वेव, ये इस केस में मैं देखता हूँ इधर मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, ठीक है जी। ये मैं बना देता हूँ POI, ठीक है। इसको भी बना देता हूँ POI, ठीक है। ये है केस 1, ठीक है, केस 1। इसमें क्या देखता हूँ कि मार्केट किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मेरा जो भी है मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, वो किसी न किसी स्विंग के नीचे होना चाहिए, ठीक है। हायर लो के नीचे नहीं है तो किसी स्विंग के नीचे मेरा ऑर्डर ब्लॉक, एफईडी, बीपीआर होना चाहिए, ठीक है। ये केस 1 है, इसके अंदर मेरा आके सेटअप बनेगा तो मैं देखूंगा, ठीक है। ये है केस नंबर 2, ठीक है। इसके अंदर मैं देखूंगा कि मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट किसी हायर लो के नीचे होना चाहिए, ठीक है। जब मार्केट मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे है तो मैं अपने कंफर्मेशन देखने के बाद ट्रेड करूँ, ठीक है। उम्मीद है ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये स्विंग वाला भी मैंने आपको बता दिया और ये हाई लो वाला भी मैंने आपको बता दिया, कंफर्म हाई लो। अब आके देखता हूँ मैं वो जो आपको बताया है कि कैंडल की लिक्विडिटी, ठीक है। कैंडल को कैसे देखता हूँ मैं कि डे 1 की अगर कैंडल है ना जी, मैंने मार्क की हुई है इस तरीके से डे 1 की, ठीक है। अगर डे 1 क्या, ये लो है ना, कल के दिन का, ये कल के दिन का लो है, तो इसी के लो के नीचे अगर मुझे किसी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर H1 H4 में, ठीक है, H1 या H4 के अंदर डेली की कैंडल के नीचे अगर कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो मैं उसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मैं उसको मार्क कर लेता हूँ, जब मुझे वहाँ अपने टाइम के फ्रेम के हिसाब से वॉल्यूम कन्फर्मेशन मिलेगी तो मैं उसको ट्रेड करता हूँ, ठीक है। ये है केस नंबर 3, ठीक है, इस तरीके से केस 3 है ये। अच्छा, आगे है एक 4 भी है, वो मैं आपको बताता हूँ, इधर ही मैं उसको ऐड करता हूँ। इसको थोड़ा सा करता हूँ मैं साइड पे ताकि वो इधर मैनेज हो जाए। जो 4 है वो मैंने आपको बताया एशिया सेशन
का लो। ठीक है, मार्केट इधर जब घूम रही होती है, मतलब इसके अंदर जब यहाँ पे ये क्लोज हो गया, ठीक है, इस क्लोजिंग के बाद मार्केट आ गई इसके बाहर यहाँ पे, इसके लो के नीचे मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का होना ज़रूरी है। ठीक है जी, जब मार्केट इसके लो को स्वीप करेगी, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को भी टाइप करेगी ना यहाँ पे, ठीक है, इसका लो स्वीप हो गया और मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्केट ने टैप कर लिया। जब मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टैप हो गया तो मैं अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से इधर अपनी कंफर्मेशन देखूंगा और उसको ट्रेड कर लूंगा। ठीक है, ये है केस नंबर 4। तो ये 4 तरीके हैं मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करने के। ठीक है, अगर इस तरह का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिलता है तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये भी मेरे लिए हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, स्विंग वाला। ठीक है, ये भी मेरे पास कंफर्म हायर लो वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, हाई प्रोबेबिलिटी। दिल्ली की कैंडल वाला भी मेरे पास हाई प्रोबेबिलिटी होता है। और एशिया सेशन की लिक्विडिटी के नीचे जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी मेरे लिए हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, ये मैं 4 तरीके के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यूज करता हूँ लिक्विडिटी के साथ जो मैंने मर्जेंट किए हैं। ठीक है, लिक्विडिटी के साथ मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करता हूँ, अगर लिक्विडिटी नहीं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे तो मैं वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क नहीं करता। ठीक है, ये मेरा तरीकाकार है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करने का। उम्मीद है अब आपको क्लियर हुआ होगा कि आपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से और किस किस टाइम फ्रेम में मार्क करने हैं, और अपने सेटअप का इन्फॉर्मेशन कौन से टाइम फ्रेम में देखनी है ताकि आपका सेटअप हाई प्रोबेबिलिटी हो, आप अच्छे रिस्क के साथ उसको ट्रेड कर सकें। ठीक है, यहाँ तक बात होगी हमारी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की, जो कि अब ये वाला एरिया कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद मैं देखता हूँ अपने सेटअप की कंफर्मेशन, वो भी मैं आपको देखता हूँ। एक चीज़ मैंने चेंज कर दी है अपने सेटअप के अंदर अपने स्टूडेंट के साथ, वो भी इसी वीडियो के अंदर एंड पे बताता हूँ ताकि उनको भी समझ आ जाए। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक उम्मीद है आपको भी क्लियर हो गया। ऐसा करें, मैं चैट ओपन करता हूँ, आप इधर मुझे बताएं कि आपको समझ आई है या नहीं आई, आपने नोट बनाए हैं या नहीं बनाए। साथ साथ मुझे पता भी चले ना जो लाइव मुझे देख रहे हैं इधर। अच्छा, चैट ओपन कर दी, बताएं थोड़ा सा मुझे कि क्या समझ आई है, यहाँ तक आपने नोट बनाए हैं नहीं बनाए हैं, आपको समझ नहीं आई, बस यस नो बोल दें, यस 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 नो बोल दें बस। हाँ जी, हाँ जी, यस यस जी, ठीक है, ठीक होगा जी, वेरी गुड। यहाँ तक आपको क्लियर है तो ठीक है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसी को। चले, मैं अब इस इन चीज़ों का आपने अगर स्क्रीन शॉट लेना तो ले लें, नहीं तो मैं ये रिमूव करता हूँ और आगे मैं देखता हूँ अपनी CASP को, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा, मैं ये रिमूव कर रहा हूँ सारी चीज़ें। यहाँ तक तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके के साथ जो है ना समझ गाइड किया है, उम्मीद है आपको, अल्लाह करे आपको समझ आई हो यहाँ तक। ठीक है, नंबर 1 पे हमने ट्रेंड डिस्कस किया है, नंबर 2 पे हमने लिक्विडिटी डिस्कस की है, नंबर 3 पे हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डिस्कस किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें मर्जेंट करने के बाद मैं अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इस तरीके से मार्क करता हूँ। वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको अभी तक बता दी हैं। ठीक है, नंबर 1, नंबर 4 की बात करते हैं। ये मैं देखता हूँ अपने पॉइंट सेटअप के अंदर CISD। ठीक है, ये एक ICT का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मैंने उसको अपने सेटअप के साथ मॉडिफाई किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, CISD का मेरे सेटअप के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, अगर CISD नहीं है तो मैं सेटअप को लो प्रोबेबिलिटी बोलूँगा। ये मैंने आपको अपने स्टूडेंट को प्रॉपरली बताया हुआ है कि हम CISD किस तरीके से मार्क करते हैं। ठीक है, प्रॉपर वो किस तरीके से बनती है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इधर थोड़ा बहुत मैं और बता दूँ या कंटिन्यू करूँ। अच्छा, मैं देखता हूँ CISD अगर मेरे सेटअप के अंदर है तो वो मेरा सेटअप हाई प्रोबेबिलिटी में आएगा। अगर CISD मेरा सेटअप के अंदर नहीं मुझे मिल रही है तो वो मेरा सेटअप लो प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, मैं लो लिख रहा हूँ। वो मेरा सेटअप के कितने परसेंट चांस होंगे चलने के, पहले अगर मुझे वो CISD अगर मेरे सेटअप के अंदर है तो मैं वो बताता हूँ आपको। अगर CISD मेरे सेटअप के अंदर है तो मुझे 98% अपने सेटअप के ऊपर यकीन होता है। ठीक है, कि ये मेरा सेटअप इंशाल्लाह बिन जाएगा, अगर CISD है। अगर CISD को रिमूव कर दूं, CISD मुझे नहीं मिल रही है, कन्फर्मेशन CISD की नहीं मिल रही है, तो मेरे सेटअप की चलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, मेरे सेटअप की चलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 75%। ठीक है, 75%, या आप कर लें या आप कर लें इसको ऑलमोस्ट 70%। ठीक है,
70 75, बस ये एक्यूरेसी मुझे मिलेगी अपने सेटअप की, अगर CISD नहीं है तो। अगर CISD है तो मुझे 98% अपने सेटअप के ऊपर यकीन होगा इंशाल्लाह कि मेरा सेटअप पिन होगा। ठीक है। CISD कैसे, अब देखते हैं। वो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पे, वो भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे मैं देखता हूँ अपना ऑर्डर फ्लो। ठीक है, ये काफ़ी लोगों को शायद समझना है, जो मेरे स्टूडेंट है उनको पता है कि हम ऑर्डर फ्लो किस तरीके से देखते हैं। ठीक है जी। मेरे सेटअप के अंदर ऑर्डर फ्लो का होना भी बहुत ज़रूरी है, इसका भी CISD का ही हाल बना लें आप। अगर ऑर्डर फ्लो मेरे सेटअप के अंदर है तो मुझे 98% अपने सेटअप के ऊपर यकीन रहेगा। ठीक है, अगर ऑर्डर फ्लो है तो मुझे 98% अपने सेटअप के ऊपर यकीन है कि मेरा सेटअप विन है इंशाल्लाह। ठीक है, अगर ऑर्डर फ्लो नहीं है तो मुझे अपने सेटअप के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 70%, ठीक है, 70% चांस होंगे, या 65% होंगे कि मेरा सेटअप विन हो सकता है। कंफर्म नहीं, हो सकता है। ठीक है, अगर मेरे पास ऑर्डर फ्लो की कंफर्मेशन है तो मेरे लिए ये वाला सेटअप 98% मुझे यकीन है कि मेरा सेटअप चलेगा। अगर ऑर्डर फ्लो की कंफर्मेशन नहीं है तो मैं अपने सेटअप को 70% या 60% आप देख लें, मैं एक्यूरेसी मानता हूँ अपने सेटअप की। ठीक है, तो मैं इसके हिसाब से, अगर नहीं है तो रिस्क कम ले लूँगा। अगर मेरे सेटअप के अंदर ये वाला ऑर्डर फ्लो है तो मैं अपने सेटअप के ऊपर एक अच्छा रिस्क ले लूँगा। ठीक है, अगर नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं जहाँ पे 1% रिस्क ले रहा था मैं वहाँ पे 0.5% पे आ जाऊँगा। ठीक है, अगर ये है तो मैं हाफ ले लूँगा। अगर मेरे सेटअप के अंदर कन्फर्मेशन है तो मैं अपना 1%, 2%, 3% जितना भी लेता हूँ पहले ऑलरेडी मैं उतना ही रिस्क लूँगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो देखते कैसे हैं वो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द एक वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा आपके लिए भी, ताकि आपको भी समझ आ जाए। एंड पे मैं देखता हूँ अपना सेटअप सिनेरियो 1 या फिर सिनेरियो 2। एक मेरा स्टूडेंट, आप भी बात सुन लें, जो क्लाइमैक्टिक एक्शन बार हम अपने सेटअप के अंदर यूज़ करते हैं। पहले हम क्या यूज़ करते थे, क्लाइमैक्टिक एक्शन बार का सिनेरियो नंबर 1, सिनेरियो नंबर 2, सिनेरियो नंबर 3। तो हमने क्या किया है, हमने सिनेरियो नंबर 3 को रिमूव कर दिया है। 3 को रिमूव नहीं किया, हमने सिनेरियो नंबर 2 को रिमूव कर दिया है, जो 3 था उसको हमने 2 पे ऐड कर दिया। ठीक है, मैं थोड़े से रूल्स बता देता हूँ आपको क्लाइमैक्टिक एक्शन बार के, आप स्टूडेंट्स को, ताकि आपको समझ आ जाए। रोल नंबर 1 पे हम क्लाइमैक्टिक एक्शन बार का सिनेरियो 1 ट्रेड कर रहे हैं ना। सिनेरियो 1 कौन सा होता है, सिनेरियो 1 में इधर थोड़ा सा आपको बना के दे देता हूँ। जैसे ये आपके पास थी एक क्लाइमैक्टिक एक्शन बार, बड़ा वॉल्यूम वाली। ठीक है जी, इस तरीके से आपने इसका अपर ट्रिगर लाइन और आपने इसकी लोअर ट्रिगर लाइन दोनों मार्क की हुई है। अगर तो मार्केट ने इसका लो स्वीप किया है, ठीक है, और कैंडल की क्लोजिंग अंदर दी है 80% या 85 या 90% ग्रीन वॉल्यूम के साथ, ठीक है, तो ये आपका है सिनेरियो नंबर 1, जो आज से आप इसको सिनेरियो नंबर 1 कहेंगे। ठीक है, ये आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में आता है। ठीक है, और जो आज से आप स्नेयर नंबर 2 बोलेंगे, वो आप स्नेयर नंबर 2 किसको बोलेंगे, स्नेयर नंबर 2 आज से आप बोलेंगे अपने, जो स्नेयर नंबर 3 पड़ा हुआ है उसी को आप स्नेयर नंबर 2 बोलेंगे। जो स्नेयर नंबर 2 था, जिसका लो स्वीप मार्केट नहीं करती थी, उसको हमने रिमूव कर दिया, उसको हम देखते नहीं है। ठीक है, हमने ट्रेड के अंदर वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो हमने उसको देखना ही छोड़ दिया। ठीक है, अगर मार्केट ने लो स्वीप किया है, आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का ग्रीन वॉल्यूम 80% के साथ, अगर 80% से वॉल्यूम कम है तो हम अपना सेटअप मानते नहीं कि सेटअप ही नहीं बना। ठीक है, अगर 80% या 80% से अबव वॉल्यूम के साथ मार्केट ने इसका लो स्वीप करके अंदर क्लोजिंग दे के आपका अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक किया, तो ये आपका रहेगा सिनेरियो नंबर 1। ठीक है, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार सिनेरियो नंबर 1। अगर मार्केट ने क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का लो ब्रेक करके वापस जाके अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक किए, तो ये रहेगा आपका क्लाइमेक्टिक एक्शन बार सिनेरियो नंबर 2। ठीक है, जिसको हम कैप सिनेरियो नंबर 1, कैप सिनेरियो नंबर 2 बोलेंगे। तो ये भी आपका हाई प्रोबेबिलिटी में आएगा और ये भी आपका हाई प्रोबेबिलिटी में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आपने नज़र में रखना है कि ये अब आपका रहेगा सिनेरियो 1, ये रहेगा सिनेरियो 2, जिनको आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। जो सिनेरियो 2 था वो आज से आपने भूल जाना है, उसको हमने ट्रेड नहीं करना। ठीक हो गया, उसको हमने अपने ट्रेडिंग से रिमूव कर दिया।
अच्छा, यहाँ तक आपके साथ ये बीच में डिस्कस हो गया, स्नेर वन स्नेर टू ये रहेगा हमारा, बीच वाला हमने रिमूव कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर होगा। हमने ट्रेंड भी क्लियर कर लिया, लिक्विडिटी कर ली, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे मैं मार्क करता हूँ वो प्रॉपर आपको बता दिया। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट किस टाइम फ्रेम का हो, सेटअप किस टाइम फ्रेम का हो, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैं सी ए एस डी को देखता हूँ, अगर मेरे पास है तो मैं 98% चांस होते हैं मेरा सेटअप विन होने के। ऑर्डर फ्लो की कन्फर्मेशन है तो भी मेरे पास 98% चांस होते हैं सेटअप विन होने के। और ये तो मेरा सेटअप है ना, S1 S2 क्लाइमैक्टिक एक्शन बार वन, क्लाइमैक्टिक एक्शन बार टू, इनमें से कोई भी बन जाए, इन सारी चीज़ों के साथ सिनेरियो वन बन जाए, ठीक है, इन सारी चीज़ों के साथ सिनेरियो वन बन जाए, ये वाला, तो मैं ट्रेड कर लेता हूँ। ठीक हो गया। ये नहीं बन रहा, सिनेरियो टू मुझे मिल गया, तो मैं ट्रेड कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर अगर मुझे सिनेरियो वन सिनेरियो टू मिल रहा है तो मैं अच्छे रिस्क के साथ अपनी ट्रेड करता हूँ। अब मैं रिस्क कितना लेता हूँ, मैं कितना लेता हूँ, और स्टूडेंट्स आप कितना लेंगे, वो मैं भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। अगर आप किसी ने स्क्रीन शॉट लेना तो आप बिल्कुल ले लें इसका, ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, मैं इसको रिमूव करता हूँ। ट्रेंड हमने डिस्कस, सॉरी ये गलत हुआ। सबसे पहले हमने ट्रेंड देखा है, उसके बाद हमने लिक्विडिटी देखी है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखा है, सी ए एस डी कन्फर्म की है, आर्ट ऑफ फ्लो को ऐड किया है, S1 S2 वो हमारा सेटअप है। अगर हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये सारी चीज़ें पूरी होने के बाद, ठीक है, ये वाली ऊपर वाली सारी चीज़ें पूरी होने के बाद अगर मुझे ये दो चीज़ें मिल रही हैं तो मैं अपनी ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर होगी बात। आगे बात करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट आपने किस तरीके से देखनी, ठीक है। अब देखें, एक आसान सा तरीका रखें अपने के लिए, ताकि आप इतनी सारी चीज़ें ऐड की हैं ना मैंने, तो मैं इतनी सारी चीज़ें मैं अपना पहले आपको बताता हूँ। अगर इतनी सारी चीज़ें मैं ऐड की है ना, तो मैं अपना पर ट्रेड के ऊपर, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, पर अपने एक ट्रेड के ऊपर रिस्क कितना लेता हूँ। यार ये ट्रेड, मैं अपने अकाउंट साइज के हिसाब से, अगर ये मुझे सारी चीज़ें कन्फर्म कर रही हैं तो मैं रिस्क ले लेता हूँ 2% का। ठीक है, अपने अकाउंट के हिसाब से, ठीक है, वो मैंने आपको स्टूडेंट सारी चीज़ें पहले बताई हुई हैं कि आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है, आपका अकाउंट कौन सा है, आपने उसकी कैलकुलेशन करने के बाद कितना आपका एसल बन रहा है, आपने लोड साइज कौन सी उठानी है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताई हुई हैं। ठीक है जी। तो मैं अगर ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है ना अपने सेटअप के अंदर, ये मेरी सारी चीज़ें हैं, तो मैं इजीली 2% रिस्क ले लेता हूँ। दो से मैं ऊपर बिल्कुल भी अपने अकाउंट को नहीं लेके जाता। ठीक है, मेरे पास जो भी अकाउंट है, जितने डॉलर का भी अकाउंट है, मैं उसका कैलकुलेट करके अपने एसएल के हिसाब से, स्टॉप लॉस के हिसाब से मैनेज करके मैं कितना रिस्क लेता हूँ, 2%। अब स्टूडेंट्स आप बात सुन लें, आप कितना रिस्क लेंगे अभी के लिए, क्योंकि अभी आप सब बिगिनर है ना, अभी देख रहे हैं, तो अभी आप इतना रिस्क है आपके लिए अलाउ नहीं है। ठीक है, आप इन सारी चीज़ों के ऊपर कितना रिस्क लेंगे, आप लेंगे 1%। ये आपके लिए बहुत है अभी। ठीक है, अभी आप 1% भी डेली का गेन करते हैं ना, ठीक है, 1-2 मंथ अगर आप ऐसे ट्रेड कर रहे हैं, आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है इस तरीके से, तब जाके आप अच्छा एक बैकअप बना लीजिएगा। जब आपके पास एक अच्छा बैकअप आ जाए, अच्छे अकाउंट्स आ जाए, आपने कुछ विड्रॉल्स वगैरह ले लिए हैं, तब जाके आप आइएगा 2% पे। ठीक है, अभी आपने 2% पे बिल्कुल भी नहीं आना है। अभी आप क्या रखेंगे स्टूडेंट्स मेरे सारे, अभी आप रखेंगे 1% रिस्क अपना पर ट्रेड। अगर ये सारी कन्फर्मेशन आ रही है तो आप अपने सेटअप के ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ बैठेंगे। ठीक है, और 1% अपने अकाउंट के हिसाब से लॉट जो भी आपको मिल रही होगी वो आप लेंगे, और 1% आप अपने अकाउंट का एक ट्रेड के ऊपर रिस्क लेंगे। आपको एक दिन के अंदर एक ट्रेड मिल रही है आप कर सकते हैं, दो मिल रही हैं आप कर सकते हैं, आपको तीन ट्रेड मिल रही हैं, चार ट्रेड मिल रही हैं, अपने रूल के हिसाब से मिल रही हैं, तो आप उस ट्रेड को छोड़ेंगे नहीं, आप उस ट्रेड को कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। ठीक है, सही होगी नहीं। अगर ये सारी चीज़ें प्रॉपर एक रोल के अंदर पूरी हैं तो मैं 2% रिस्क लेता हूँ अपने सेटअप के ऊपर। आप कितना लेंगे सारे, आप अपने अकाउंट साइज के हिसाब से अभी 1% रिस्क लेंगे। जब आप अच्छा एक बैकअप वगैरह बना लेते हैं, कुछ निकाल लेते हैं, ठीक है, तब आप अपना एक अच्छा रिस्क 2% वाला ऐड कर सकते हैं।
ठीक है जी। यहाँ तक आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि मैं अपने किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, किस तरीके से मैं देखता हूँ, और स्टूडेंट आपको भी क्लियर होगा कि प्रॉपर मैं किस तरीके से एक ही चीज़ को मर्चेंट करके इतने सारे रूल्स ऐड करके प्रॉपर एक अपना सेटअप बना के अच्छे तरीके से, ठीक है, अच्छे तरीके से अपना अच्छे रिस्क के साथ एक ट्रेड करता हूँ। ठीक है, अगर ट्रेडिंग ऐसी होती ना कि उस कैंडल को देख के बाय कर लिया, उस कैंडल को देख के सेल कर लिया, तो आज सारे लोग जो है ना वो ट्रेडिंग ही कर रहे होते हैं। सही है, जो इधर उधर बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री जाके तो वो कुछ भी नहीं करते, सारे ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक वीक के अंदर ये वाला सेटअप नहीं भी मिल रहा है, सॉरी नहीं मिल रहा है, तो वो बात नहीं है। एक वीक के अंदर आपको अगर तीन सेटअप भी मिल रहे हैं ना, ये हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। अगर आपको एक वीक के अंदर तीन सेटअप भी मिल रहे हैं, आप 1% रिस्क ले रहे हैं अपने अकाउंट के ऊपर, तो आप एक वीक का इजीली अपने अकाउंट साइज के हिसाब से 3% अगेन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डरने वाली बात ही नहीं है, आपको डर लगेगा ही नहीं। कुछ लोग बोलते हैं ना हमें डर लगता है ट्रेडिंग से, या मार्केट लॉस की तरफ आ रही है तो हमें डर लगता है, मार्केट प्रॉफिट की तरफ जा रही है हमें डर लगता है, हम वो कर लें, मार्केट ये भी नहीं ले ले। तो इतने रिस्क के वजह क्या है इतना रिस्क रखने की? इतने रिस्क के साथ आपका माइंड बिल्कुल क्लियर रहेगा, आपको डर ट्रेड के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है, ये एक तरीका है, जिनको डर लगता है ना, उनके डर भगाने का ये एक बिल्कुल आसान तरीका सोचा मैंने। ठीक है, अगर आप इस तरीके से चलते हैं, एक तो आपको ट्रेड के अंदर डर नहीं लगेगा। ठीक है, आपको इतने इतनी सारी कन्फर्मेशन आपको मिल रही हैं, तो अब डर वाली बताएं कौन सी बात रहेगी पीछे। ठीक है, अब छः कन्फर्मेशन आपको एक सेटअप के अंदर, आप खुद देखें, छः कन्फर्मेशन आपको एक सेटअप के अंदर मिल रही हैं, तो उसमें फिर डर वाली क्या बात रहेगी? ठीक है, और ऊपर से आपने रिस्क सिर्फ 1% लिए हुआ है, उठ गया तो क्या होगा? 1% ही जाएगा, पूरा अकाउंट तो नहीं ले जाना, या मार्केट ने आपको कौन सा आगे खा लेना है। ठीक है, अकाउंट का 1% जाएगा कम से कम, बाकी अकाउंट तो प्रॉपर आपके पास सेफ रहेगा ना। एक सेटअप फेल हो गया तो आप दूसरा सेटअप बनेगा, उसको ट्रेड कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह के सेटअप आपको वीक के अंदर तीन या चार हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप इजीली मिल जाते हैं, चार नहीं करें तीन ही आपको मिल जाए, तो एक वीक के अंदर आप अच्छे कॉन्फिडेंस तरीके के साथ अपने प्रॉपर रूल के ऊपर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक अच्छी ट्रेड जो है ना, वीक के अंदर 3% आप अपना अकाउंट ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक मंथ के अंदर अपने अकाउंट को 4 वीक हम काम करते हैं ना अपना, इसके अंदर एक मंथ के अंदर, तो 4 वीक के अंदर आप खुद देखें कितना बन रहा है। तीन और तीन छः, छः और छः 12%। ठीक है, 12 ना भी हो आपका अकाउंट, अगर एक मंथ के अंदर आपका अकाउंट 10% भी ग्रो होता है ना, बिल्कुल विदाउट एनी किसी डर के, किसी वजह के, ठीक है, किसी खौफ के, एक महीने के अंदर आपका जो भी अकाउंट 10% आपका अकाउंट ग्रो हो रहा है, तो और आपको क्या चाहिए? ठीक है, एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे माइंड सेट के साथ, एक अच्छे डिसिप्लिन तरीके के साथ बिल्कुल सेफ रह के आप अपना अकाउंट एक मंथ के अंदर 10% ग्रो करके आप अपनी लाइफ जो है ना कि अच्छी बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अगर आपके पास कोई बड़ा अकाउंट है, 100 के डॉलर का अकाउंट है, तो आप उसका देख लें, $10,000 आप पर मंथ बना रहे हैं, कोई डर वाली बात नहीं है, कोई इतनी जल्दी नहीं है। ठीक है, कोई इतनी मतलब भागने भोगने वाली बात नहीं है, एक अच्छे तरीके से अपने माइंड सेट को ठीक रख के बिल्कुल अच्छे तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ट्रेडिंग करने के बहुत तरीके हैं, लोग आपको पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक बुक के ऊपर पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं आपको, किस किस तरीके से आपको वो फेक लाइफ स्टाइल दिखा रहे होते हैं। ठीक है, सारे नहीं होते हैं, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, अब कंफर्म तो नहीं ना होता हम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो आप एक अपने माइंड को आपने ठीक रखना है बस, दूसरों की तरफ आपने नहीं जाना, आपने अपने माइंड को ठीक रखना है। ठीक है, अच्छे तरीके से अपने सेटअप के साथ ट्रेड करनी है। देखिए मार्केट अब हमारे अब्बू जी के तो है नहीं, जब भी हम मतलब लैपटॉप ओपन करें हमारे सामने ट्रेड होनी चाहिए। ठीक है, तो मार्केट के हिसाब से चलना चाहिए, जितना हमारे पास नॉलेज है, अगर आप इसी तरीके से चलते हैं तो आप मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है, 100% आपको गारंटी देता हूँ। अगर आप इन्हीं रूल के साथ सिर्फ 6 मंथ काम करते हैं ना, 6 मंथ, अभी आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कहाँ पे है, और 6 मंथ के बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी चेंज हो चुकी है। ठीक है, आपका माइंड कितना चेंज हो चुका है, आपका ट्रेडिंग स्टाइल कितना चेंज हो चुका है। एक तो आप बिल्कुल सेफ होंगे, 1%, अब कोई भी रिस्क मुश्किल नहीं है यार, 1% में कौन सा डर लगेगा आपको? ठीक है, बिल्कुल इजी अंडरस्टैंड अपने माइंड को रख के आप 6 मंथ के अंदर बहुत अच्छी एक ग्रो हासिल कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेरा तरीक़ेकार है ट्रेड करने का, स्टूडेंट्स आप भी देख लें, सुन लें, ये मेरा तरीक़ाकार है ट्रेड करने का। प्रॉपर मैं इस तरीके से मार्केट को देखता हूँ, अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करता हूँ, अपने
लिक्विड वगैरह देखता हूँ, अपना जो हमारा सेटअप है वो देखता हूँ, अगर मुझे मिल रहा है तो मैं अपना इस तरीके से ट्रेड करता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया प्रॉपर मेरा अपना रियल नॉलेज, जो मैं रियल इस तरीके से मैं मार्केट के अंदर खुद ट्रेड करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी प्रॉफिट में जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से करते हैं, सेम इस तरीके से चलते हैं, तो आप एक अच्छा प्रॉफिट जो है ना 6 मंथ के बाद देखेंगे। 6 मंथ क्या, आप 1 मंथ के बाद ही देख लीजिएगा। अभी आप देख लें, अपने अकाउंट की हालत देख लें, और 1 मंथ के बाद इन रूल के चलने के बाद अपने अकाउंट की हालत देख लीजिएगा, ठीक है जी। अब यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं कैसे काम करता हूँ, आपने कैसे काम करना है, ठीक है। प्रॉपर इजी टू अंडरस्टैंड, कोई डरने वाली बात नहीं है, कौन सा मार्केट में हमें खा लेना है 1% रिस्क के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब चैट में बताएं कि अब आपको कैसा लगा, कैसे समझ आया, क्या समझा, ठीक है, वो चैट में बताएं। मैं चैट थोड़े से जो है ना, 5-6 लोग सुन रहे हैं, चलो काफ़ी है, आप सुन रहे हैं, बड़ी बात बात है यही। मैं ओपन करता हूँ, अच्छा ओपन कर दिया। आप बताएं कि कैसा लगा जी आपको, यहाँ तक मैंने आपको समझाया, कैसे समझ आई है, और समझ आई भी है कि नहीं आई आपको, ये थोड़ा सा बता दें मुझे। जी माशाल्लाह, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है जी, माशाल्लाह क्लियर हो गया आपको यहाँ तक। ये देखिए, ये मेरा अपना तरीका है ट्रेड करने का। मैं इस तरीके से अपने माइंड को बिल्कुल ठीक रख के इस तरीके से डिसिप्लिन के साथ चलता हूँ। कोई जल्दबाजी नहीं करता कि वो करना ये करना, नहीं। बिल्कुल इस तरीके के साथ आप अपने अकाउंट ग्रो करें बगैर किसी डर के, ठीक है। आप इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी लाइफ जो है ना मतलब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर नेक्स्ट कोई चीज़ हुई तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो में, ठीक है जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।